आखिर सत्ता के इस महासंग्राम में ये बिहार का बॉस कौन बनेगा। आज पहले चरण का चुनाव 18 जिले 121 सीटें चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से ताबड़तोड़ परसेंटेज सामने आ रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे रहा है। ये संदेश बदलाव का है या स्थिरता का, इसी पर हम कर रहे हैं खुलकर बात। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष बने हुए हैं और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम तीनों मिलकर इस विषय पर लगातार आपके सामने हर वो तस्वीर रख रहे हैं जो अपने आप में बता रही है कि भाई ये बिहार का चुनाव है। और कुंदन जी, बिहार का चुनाव मतलब देश का चुनाव इसे मान लिया जाता है जब उत्तर प्रदेश और बिहार की बात होती है। बिहार में आज जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आया, आशीष एक सवाल जरा जल्दी से कुंदन जी से ले लिया जाए कि जो परसेंटेज सामने आया, जैसा आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा संदेश है, ये प्रो इनकम्बेंसी का संदेश, जिसका मैंने पहले भी कहा था, लेकिन आपने अभी ब्रेक से पहले ही कहा था कि महागठबंधन के लिए भी ये बहुत कुछ देकर जा रहा है। किस तरीके से इसे लेंगे फिर? देखिए, उसकी बड़ी वजह यह है लावनी जी कि देखिए, आप अगर आप देखें तो SIR एक ऐसा मुद्दा था बिहार में जिसको लेकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। ये बताया गया कि आज चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट में जो वोटरों को काट के हटा रहा है जो अनएथिकल है, इलीगल है, यहाँ तक इलीगल कहा गया इसको। लेकिन अब जब वोटिंग हुई है, ये परसेंटेज ये बता रहा है कि जनता ने इस नैरेटिव को पूरी तरह से नकार दिया है। और जिस तरह से जिस तरह से यूथ आज वोटिंग की है यूथ ने, वो ये बता रहा है कि SIR का मुद्दा, विपक्ष का मुद्दा जो था वो जमीनी स्तर पर बिल्कुल जो है वो टाइट फिक्स हो गया। और अगर आप देखें तो आप इस बार मतलब 40 करोड़ आबादी जो है वो जेन जी की है और ऐसा कहा जाता है कि बिहार में इसकी संख्या सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि चुनाव आयोग का यह प्रयोग, बिहार में किया गया यह प्रयोग, यह एक एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, परसेंटेज ऑफ वोटिंग, यह बताता है कि चुनाव आयोग सही दिशा में था और लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार किया। और आपको पता है कि सबसे दिलचस्प तस्वीर क्या है? मुझे लगता है कि आशीष और आप दोनों इससे सहमत होंगे। सबसे दिलचस्प तस्वीर जो आज मैंने दिन भर से देखी कि ये SIR का मुद्दा और उसमें भी जेनजीज की जब बात आई तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर युवा ज्यादा नजर आए हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। आखिरकार राहुल गांधी को आज बयान देना पड़ा कि जेनजी जो है वो वोट चोरी से बचाएं। अगेन जेनजी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया और नेपाल का रेफरेंस भी दिया उन्होंने। तो आप देखिए, एक तरह से जनता को एक बार फिर से एक दूसरे नैरेटिव में ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि बिहार की जनता ने 2014 के बाद से, खासकर 2014 के बाद से, किसी भी पार्टी को उसने एब्सोल्यूट मैंडेट नहीं दिया। बिल्कुल। इन सबके बीच में ये देखने वाली बात होगी इस बार जो जनता मैंडेट दे रही है वो किसको दे रही है। पूरा पैनल हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो गया है। मैं एक बार देख लेता हूँ कौन कौन से हमारे साथ मेहमान कनेक्ट हो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लावनी प्रभात मालाकर जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात जी स्वागत है आपका। नदीम अख्तर अंसारी जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। नदीम जी आपका भी स्वागत है। शान परवेज दिखाई दे रहे हैं, RJD के स्पोक्स पर्सन। शान आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अनिल कुमार, प्रवक्ता जनसुराज की क्या भूमिका रही इस बार पहले चरण में, वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना आश्वस्त, उनसे भी हम करेंगे बात। शैलेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में RJD के प्रवक्ता शान परवेज जी से करना चाहूंगा। शान जी, व्हाट्स गोइंग ऑन? कितने आश्वस्त पहले चरण की वोटिंग के बाद? NDA वाले कह रहे हैं कि पहले चरण में आपका तो सरेंडर हो गया। परवेज जी। नहीं, बिहार की जनता ने सुबह 9 बजे तक जो करीब 20% वोट पोल करके ये बता दिया था कि बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसने पहली फुर्सत में सरकार की विदाई तय कर दी है। अच्छा। और कई लोगों ने बड़े तादाद में निकलकर सरकार की विदाई तय करने के बाद चाय नाश्ता का कार्यक्रम बनाया लोगों के घरों में। और अब जो सरकार लगातार सरकार के लोगों का बयान आने लगा 10 बजे के बाद, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की बात कहने लगी, तो सरकार के स्पष्ट हो गया कि सरकार की नीतियों में कोई दम नहीं बचा था। और बिहार का युवा खास तौर से रोजगार की बात कर सरकार के खिलाफ वोट कर रहा था। और जो युवाओं का जो तादाद बढ़ा है वोटिंग परसेंटेज में, युवा खास तौर से ग्रामीण युवा जो संघर्ष कर रहे हैं नौकरियों के लिए, उन लोगों का तादाद परसेंटेज इतना बढ़ा है वोटिंग में, तो ये इस बात का स्पष्ट है कि जो नारा हम लोगों ने दिया था कि बिहार में तेजस्वी तय है, इस बात के पहले ही मुहर लग चुकी है पहली चरण में। और NDA धड़ाम हो गई है पहली चरण के चुनाव के 10 बजे तक सुबह ही। और उसके बाद उन लोगों का जिस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम करने लगे, गिरिराज सिंह बुरखा उठा के चेक करने लगे, तो ये इस बात से और बल मिलता चला गया बिहार के नौजवानों को कि ये सरकार फिर से चुनाव को उसी ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रही है। और युवाओं ने संयम रखा और संयम से वोट किया
और केवल मुद्दों के नाम पर वोट करते रहे। पलायन के नाम पे वोट हुआ, बेरोजगारी के नाम पे वोट हुई, और हम लोगों ने जो कहा था कि बिहार का नौजवान जब 6 तारीख को वोट करेगा तो वो उन सरकारी लाठियों को याद करके वोट करेगा जिन्होंने सरकारों ने उनको वो नौकरी देने के नाम पे मारा है। तो ये सारी चीजें हुई है, तो ये तो तय हो गया कि बिहार की सरकार अब विदाई ले चुकी है। बिहार में अब नई नेतृत्व की अगुवाई होने जा रही है। अच्छा, एक चीज है, मैंने एक चीज देखा है लावनी की, ये महागठबंधन वाले जितने भी नेता या प्रवक्ता मुझे मिलते हैं, ये सारे बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। इन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये घोषित कर दिया, डिप्टी सीएम कौन बनेगा वो घोषित कर दिया, और पहले चरण के बाद सरकार बनने का दावा उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। लावनी शान साहब, एक बात, क्योंकि बहुत सारे डिबेट्स आपके साथ हुए और बिहार चुनाव पर हुए, आपने आज भी वही बात कही, नीतियों की बात की। नीति ही नियति तय करती है, लेकिन यहाँ पर नीति ऐसी रही जो जैसा कि पिछली सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने वो नीति बनाई जिसने डिलीवर भी किया है। तो ये जो है वो डिलीवरी का एक तरीके से ये चुनाव है। तो क्या आपको लगता है कि जो जनता है, वो चाहे वो युवा हो, फिर पुरुष और महिलाओं की भी बात हो, जो मिल गया है उसके आधार पर वो मन बनाती है, जो मिलने वाला है वो तो फिर समय के गर्त में रहता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आपका नजर आ रहा है, उसका आधार क्या है, मजबूत आधार क्या है? प्रसन्न हूं कि जिस प्रकार से आज युवाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है, और मिला क्या है? मिला केवल झांसा है। इस सरकार ने जितनी वादे किए थे 20 साल में, उसकी कोई धरातल पर 10,000 मिला है ना, ये भी तो सच है। 30,000 के लिए तो अभी इंतजार करना है, लेकिन 10,000 खाते में पहुंच चुका है। बहुत सारी महिलाओं से मैंने भी बात की, हमारे बहुत सारे सहयोगियों ने बात की, उन्होंने कहा भैया हमारा काम शुरू हो गया, तो ये मिला है, तो क्या इसका असर नहीं होगा? एक जानकारी आपको मैं और दे देना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को 10,000 मिला था, उन्हीं महिलाओं को चुनाव के पहले बैंक का नोटिस भी मिल गया। तो वो जो डिलीवर हुआ है, आपने जो सही कहा कि जो डिलीवर हुआ उसी का परिणाम था चुनाव का रिजल्ट। और जो चुनाव में वोटिंग हो रही थी कि जिन लोगों को आपने कहा था कि हमने मजबूत करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए 10,000 रुपए सहयोग राशि दिए थे, उसी 10,000 के सहयोग राशि के ब्याज में उन महिलाओं को चुनाव के पहले ही नोटिस आ गया है। तो अब वो हमारी सरकार से अपेक्षा करने वाली हैं कि उन नोटिसों का क्या करना है, निदान करना है। प्रभात मालाकर जी, शान साहब तो कहीं और किसी और दिशा में और किसी मूड में, इस मूड में है, वो जश्न के मूड में अभी से ही है, कह रहे हम तो जीत गए, अभी दूसरा फेज भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया। बहुमत का आंकड़ा 122 है, सीटें 121 पे चुनाव हुए तो सीटें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़े लड़ाइयां हैं। पहले चरण के मुकेश रोशन, जिनको जयचंद कहकर संबोधित किया अभी जेजेडी स्थापित करने वाले तेज प्रताप यादव ने कहा 5 जो है जयचंद हैं, पहले का नाम उन्होंने बता दिया, अपने प्रतिद्वंदी का नाम उन्होंने बताया। इन सब के बीच में लखीसराय, विजय सिन्हा, अमरीश अनीश, इनके बीच में सीधा मुकाबला। विजय सिन्हा जो है उलझते हुए नजर आए एमएलसी से। सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, वो सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव, ये छपरा से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैथिली ठाकुर, इनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, ये, और साथ साथ में राघोपुर सीट तेजस्वी यादव यहाँ से सतीश यादव के सामने, सतीश यादव वही जो उनकी माताजी को हरा चुके हैं यहाँ से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण सीटें इस वक्त की पहले राउंड की हम आपको बता रहे। आनंद सिंह मोकामा, अच्छा एक जानकारी ये भी निकल कर आई थोड़ी देर पहले, मैंने कहीं इस खबर पढ़ी कि मोकामा में शाम 5 बजे तक भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। बिल्कुल, और अब लंबी कतारें किस लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा आशीष। आज सुबह भी जब तस्वीरें आ रही थी और वहां ये देखा जा रहा था, हमने सहयोगी से भी पूछा था कि अभी बीते दिनों मोकामा में जो हुआ, आप दुलाचर हत्याकांड को लेकर बहुत तरीके की राजनीति हुई, फिर ललन सिंह जी का स्टेटमेंट भी आ गया, लेकिन जो लोग थे उन्होंने इन तमाम बातों को नजरअंदाज किया। वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का पर्व है, हमारे लिए चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, यानी उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ कर दी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था। कुंदन जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि देखिए, यह एक बहुत महागठबंधन का जो चुनाव आयोग पर अटैक था, यह मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत फायदा किया, ये उनके खिलाफ गया, सेल्फ गोल साबित हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, जनता ने जिस तरह से खुल के वोटिंग की है और जिस तरह से महागठबंधन लगातार दावा कर रहा है कि यह वोट जो है वो महागठबंधन को गया है,
मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सच्चाई है। जैसा कि अभी आप आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि महिलाओं ने खुल के वोट किया, ये हो सकता है इनके पास जानकारी हो, 14 तारीख को इसका सच सामने आ जाएगा। लेकिन अच्छा, इन सबके बीच में कुंदन जी एक ये भी जानकारी अभी निकल कर आई है, दर्शकों को बता दें कि जहां से उसामा चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर ये बयानबाजियां तेज हो गई हैं कि हमारे लोगों के वोट काटे गए हैं। बूथ पर जाने से पहले जब हम बूथ पर गए तो पता चला कि हमारा वोट ही नहीं है, एक परिवार में सिर्फ एक आदमी वोट डाल पा रहा, बाकी का नाम कट गया है। इस प्रकार के आरोप भी लगने लगे हैं, विशेष तौर पर रघुनाथपुर सीट से। अब इन सब चीजों को किस प्रकार से देखा जाए, क्या कोई पैटर्न सेट करने की कोशिश की जाए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर भी मुझे लगता है लावनी बात करने की बड़ी आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस एक तरफ है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 122 का है मैजिकल फिगर, 121 पर ही वोटिंग हुई है। आप कैसे कर सकते हैं कि आपकी सरकार बन गई? ठीक है, प्रभात मालाकर जी कॉन्फिडेंस कह रहे हैं आशीष, मैं इसको कह रहा हूँ कि ये हताशा है। ये उनको पहले से समझ में आ रहा है कि वो हार सकते हैं, इसलिए वो इस तरह का बयान आता है। और कई चुनाव में आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि जब पार्टियों को लगता है कि भाई हमारा सीट खिसक रहा है या हमारी हार हो सकती है, तो फिर इस तरह का बयान दिया जाता है ताकि उसका असर जो है बीजेपी इस पर क्या सोचे। प्रभात मालाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, आवाज आ रही हो तो जरा बता दीजिए। अभी शान साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया है कि हम तो जीत रहे हैं, सरकार गई। प्रभात जी आवाज आ रही है आपको? आ रही आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। आ रही है, बोलिए प्रभात जी, बोलिए। महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, डिप्टी सीएम कर दिया, लगे हाथ मंत्रिमंडल का भी घोषित कर देते, ताकि 14 तारीख को 12 बजे तक ही इनको खुश होना है। उसके बाद विधवा विलास शुरू हो जाएगा, ईवीएम हैक हो गया, चुनाव आयोग बेवफा हो गए। और पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है, आप देखिए कि जहां 243 सीट है, 254 उम्मीदवार महागठबंधन के लड़ रहे हैं। तो ये तो पहला चरण था। दूसरा चरण आते आते इनकी दरारें खुलकर सामने आने लगी हैं। और जिस प्रकार से आज वोट प्रतिशत बिहार में हुए पहले चरण में, वो पूरे तरह से दर्शाता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को चाहती है, नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, एनडीए को चाहती है, और पुनः बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही। और इन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी 2005 में थी, जब वोट प्रतिशत 50% से भी नीचे था, लगभग 45% और इस बार का जो 65-7% से ऊपर जाना, ये नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों का लगाव, नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्राट चौधरी जी के प्रति, एनडीए सरकार के प्रति। लेकिन उन्हीं नीतीश कुमार को अखिलेश यादव जी चुनावी दूल्हा कह रहे हैं। वो आए थे आज कह रहे हैं उनको चुनावी दूल्हा बना रखा, मुख्यमंत्री उनको बनाएंगे नहीं, और जनता ये समझ चुकी, इसलिए वो जो नीतीश फैक्टर है वो इस बार काम नहीं करेगा, इसलिए दिक्कत होगी आपको। प्रभात जी, आजकल राजनीति छोड़ के ज्योतिष का पढ़ाई कर रहे होंगे, हमको तो नहीं जानकारी है। नीतीश कुमार जी कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं और आगे भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के नेतृत्व में पहली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, और भारतीय जनता पार्टी 1995 से नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानती है। चाहे वो रेल मंत्री के बाद बिहार का जब से वो गद्दी संभाले, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सभी दिन से उनको नेता माना। और हम लोग नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और बिहार में तो कोई सीएम का वैकेंसी ही नहीं। इस तरह प्रकार के कितने ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। कॉन्फिडेंस तो क्या सभी का दिखाई दे रहा है, लेकिन जन स्वराज के जो प्रवक्ता हमारे साथ है उनसे बात बहुत जरूरी होगी। प्रोफेसर अनिल कुमार जी, हाउस द जोश, पहला राउंड हो गया समाप्त? अनिल जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आई सर। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद मुद्दे पे चुनाव, ऐसा मुद्दा जो कि हमने तय किया, जन स्वराज ने जो मुद्दा तय किया, उस मुद्दे पे चुनाव होने लगे जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा था पलायन रोको, हमने कहा था रोजगार देंगे, हमने कहा था कि शिक्षा पर जाओ, शिक्षा लाओ, अच्छी शिक्षा दो बच्चों को, हमने कहा था कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दो, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए। ये सारी चीजें हमने कही थी शुरू से। पिछले 3 साल से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे, पूरे बिहार में घूम घूम कर, गांव-गांव में जाकर, तो ये सारी क्रेडिट गोज टू यू। लेकिन राजनीतिक चुनौती क्या पेश कर पाए आप लोग पहले राउंड में, कि नहीं कर पाए, वो बताइए सर। पहले राउंड की बात आज हम कर रहे हैं। अनिल जी,
बीजेपी धर्म पे चुनाव लड़ती थी, महागठबंधन जात को लाता था और इस तरह से चुनाव होते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हमने जो मुद्दा तय किया उस मुद्दे पे सारे राजनीतिक दलों को लाचारी में आना पड़ा और वो आए। आप पूरे आज दिन भर जो भी आपने चुनाव का फुटेज दिखाया सारे जगह का, उसमें हमने एक चीज देखा कि जितने भी युवा थे वो या तो शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे थे, दूसरा कोई बात नहीं कर रहे थे। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए, हम दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहते, ये सारे युवाओं का स्टेटमेंट है। अनिल जी, लेकिन एक चीज अगर आप समझा दें जल्दी से, फिर मैं नदीम जी के पास जाऊंगी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नदीम अख्तर अंसारी साहब भी हैं कांग्रेस से, उनके पास में जाऊंगी। लेकिन मुझे अगर अनिल जी आप जल्दी से जरा अगर बता सकें, आपने कहा कि आपने मुद्दों को सेट किया, लेकिन यही तो वो मुद्दे हैं जिनकी डिलीवरी की बात लगातार एनडीए की सरकार करती रही, लगातार जेडीयू बीजेपी ये करती रही। तो क्या ऐसा अलग है जो आपको इस बार ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि मुद्दे आपने सेट किए? क्योंकि यही तो वो मुद्दे हैं जिनकी डिलीवरी की बात लगातार एनडीए करती रही, यही वो मुद्दे हैं जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी राग अलापते रहे। तो आपने अलग क्या, ऐसा क्या पॉइंट रहा आपका? हाँ। नहीं, ये कोई भी राग जो अलाप रहे हैं ये मेरे कहने पर अलाप रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से कह रहा था, लोग ये बात नहीं कह रहे थे। हम जान रहे हैं कि शिक्षा पर आपने, सबसे बुरी बात ये हो गई, बिहार की एनडीए सरकार ने शिक्षा पर 22.5% अपना, और उन 22.5% पूरे राज्य में, पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना शिक्षा पर बजट में खर्च करने की बात नहीं है। लेकिन एनडीए सरकार, बिहार की एनडीए सरकार, राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है ये बिहार की एक एक जनता जानती है। ये 22.5% पैसा कहां खर्च हुआ ये उनको बताना चाहिए। आप 20 साल तक सरकार चलाए हैं, पूरे एनडीए सरकार 2 साल 2005 से लेके आज तक है। कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, मालाकर जी जवाब दे दीजिए, फिर जल्दी से नदीम जी के पास जाएंगे। आपने रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, ठीक, आपने क्या किया है? मालाकर जी काउंटर आंसर कर लीजिए, आप हाथ उठा रहे थे, फिर आती हूँ नदीम जी इसके बाद आपके पास। 2005 में बिहार का साक्षरता दर क्या था? 43%। आज कितना है? 80%। महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? 78%। पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला पुलिस कहाँ है? बिहार में 35,000। पूरे देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक कहाँ है? तो बिहार में। सबसे ज्यादा उसका उपयोग कौन करते हैं? तो बिहार के लोग। आज स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, दोगुनी हो गई, तिगनी हो गई, एक्सप्रेसवे आ गया। आज हर घर बिजली पहुंच गई। 17 लाख बिजली कनेक्शन से 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन हो गए। आज कभी 6 अस्पताल हुआ करता था, आज हर जिला में अस्पताल हो गया, हर जिला में IIT हो गया, मेडिकल हो गया। और इन लोग को अपना अपना चश्मा का नंबर बढ़ाना होगा कि बिहार में विकास क्या हो गया। ये क्या बोल रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग 3 साल, अरे इसके पहले बिहार में तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस तरफ जाता है ये भी देखना होगा। चलिए हम कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से फिर नदीम जी के पास आऊंगे। मैं जो जनसुराज के प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को उठा रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप बिहार को जानते हैं, समझते हैं, आपको ये देखना होगा कि 2005 से पहले का बिहार क्या था और 2005 के बाद का बिहार क्या है। आपको शिक्षा का स्तर उस समय देखना होगा और अब देखना होगा। अनिल जी की आवाज बढ़ाएगा। अनिल जी, 20 साल बहुत ज्यादा होते हैं। आपने जो खर्च किया है उस खर्च को मैं पूछना चाहता हूं कि 22.5% शिक्षा पे जो आपने बजट में एलोकेट किया था वो कहां खर्च किया है, ये आप बताइए। पूरे देश के किसी भी राज्य में इतना परसेंटेज नहीं है कि शिक्षा पर खर्च, और आपने किया है, कहां किया ये बताइए ना। शिक्षा तो आपके मुद्दों को जनता ने कितना गंभीरता से लिया है वो 14 को पता चल जाएगा। पहले चरण को लेकर आप कितने आश्वस्त थे, हमने आपसे समझा। पहले चरण में कितने सीट्स इनको आ सकते हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए। चलिए कुछ फिगर अगर बता पाए तो। क्या चीज? पहले राउंड में कितनी सीटें खुद को दे रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं खुद की बात नहीं कर रहा, ये तो जनता तय करती है। आज तो मैं वोट पे देख लिया कि क्या स्थिति है साहब, लेकिन आपने कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो खुद तो पता होता है ना, अपना होमवर्क पता होता है कि मैंने टेस्ट दिया है, मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, हम लोग ने कहा कि आपको हम फर्श पे रहेंगे। जल्दी से नदीम जी के पास चल लेते हैं। हाँ, नदीम के पास। फर्श की बात हमने की, सीटों पर लड़े थे, 19 जीत पाए थे सारा मिला के। इस बार पहले राउंड में कहां अपने आप को देख पा रहे हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी कहां? और वो भी तब आशीष जब अभी हाइड्रोजन बम फोड़ा गया है राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि उस पर भी एक अपडेट है, अभी हम लोग उसका जिक्र करेंगे। अभी वो ब्राजीलियन साबित हुई है वो।
जी नदीम जी, नदीम जी कहाँ देख रहे हैं पहले चरण में अपने आप को? सर एक बार अनम्यूट हेलो। कर लीजिए। हाँ अनम्यूट कर बोलिए लीजिए सर। बोलिए सर, बोलिए, आ गई आवाज। हेलो, नदीम जी आप ऑडिबल हैं, अपनी बात रखिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने आज अपने घरों से निकल के जो मतदान किया है वो निश्चित ही एक बदलाव की तरफ है। लेकिन अभी जितनी सारी बातें आपके यहाँ मैंने सुनी, आप ये बताइए कि इस राज्य के डिप्टी सीएम है और लखीसराय में जो उनके साथ हुआ है वो जिस तरीके से प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और जो भाषा वो उपयोग कर रहे हैं तो था वो वाकई में, कहाँ तक जायज है? तो था एमएलसी जो थे वो आरजेडी वाले वो दारू पीकर आए हुए थे, ऐसा सूचना मिली है। अरे भाई, अरे ठीक है, मैं मानता हूँ, कुछ देर के लिए आपकी बात को मान लेता हूँ। जब आपका शासन है, आपका प्रशासन मौजूद है, नहीं तो थे, ये दारू आया कहाँ से? इसकी जिम्मेदार कौन है? पिए हुए थे कि बिहार के डिप्टी सीएम पिए हुए थे या तो वही तो कह रहे हैं कि ये आपका दारू का जो है, ये दारू का तो गजब खेल दिखता नहीं है लेकिन बिकता सब जगह है। भाई क्या आप लोग मजाक बना करके रखे हैं? अरे वो छोड़िए, नदीम अख्तर अंसारी जी, सीधा सवाल है, हाइड्रोजन बम का कोई असर पड़ेगा कि नहीं कुछ पड़ेगा? क्या हुआ क्या, जरा बताइए। खुद को कहाँ देख रहे हो आप लोग? कांग्रेस पार्टी अपना अलग बताए मामला, कहाँ पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने मामले को जैसे उसको रखना है वो जनता के बीच में रख रही है और आगे भी रखेगी। कल ही हमारे नेता आदरणीय जननायक श्री राहुल गांधी जी ने एक बार और इस देश को बताया कर्पूरी ठाकुर जी का जननायक वाला टाइटल आपने गजब चोरी कर लिया भाई। और राहुल गांधी को जननायक बता रहे, बीजेपी वाले यही तो कह रहे कि आपने टाइटल तक चुरा लिया। अरे टाइटल तो वो चुराते हैं, वो चुराते। क्या उस बात में जाएगा तो गलत कहता है, गलत बात होगा। वो कह रहे हैं कि आप जो है टाइटल चुरा रहे हैं। वो खुद चुराते हैं। अरे चोरी करना तो उनका इतिहास रहा है। वो लोग अभी इस राज्य में क्या हो रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री आके बता रहे हैं कि यहाँ पे कट्टा चल रहा है, लोग कट्टा रख करके बात को गड़बड़ा लेते हैं। तो बताइए कौन सा कुशासन है यहाँ पे? कितनी एक्सपेक्टेशन है आज पहले चरण से? ठीक है, आरोप के लिए बहुत समय है, अभी दूसरा चरण भी बाकी है। इतना बस बता दीजिए क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों को आज पहले चरण के बाद, क्या लग रहा है? और इनसे ये भी पूछ लीजिए कि क्या खाते खुलेंगे इनके कि नहीं खुलेंगे पहले चरण? हाँ, पहले चरण में कम से कम खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, जल्दी से बता दीजिए। वो आपको 14 तारीख हम बताएंगे। हम लोग वोट चोर वाले नहीं है कि चोरी करके हमने व्यवस्था कर लिया है। व्यवस्था हम लोग नहीं करते हैं। आपको दो बात मैं सिर्फ बता देता हूँ। पहली बात कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन अगर चुनाव आयोग पिछले चुनावों की तरह 6 दिन के बाद 60% को 64% नहीं कर दे और 64 को 71%। सर मतलब आपने अभी से ही शुरू कर दिया, यानी आपने अपना डर जो है, वो डर जो लग रहा है अभी से ही आपने उसके लिए कहानी की ओपनिंग शुरू कर दी है। बैटिंग अभी से आपने शुरू कर दी कि अगर आपकी सीटें नहीं आती है तो हमने तो पहले ही कहा था। क्या शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ है? ठीक है सर, जो कॉन्फिडेंट होता है वो ये बात नहीं कहता। जो कॉन्फिडेंट होता है वो बताता है कि डंके की चोट पर मैंने ये टेस्ट दिया है, इस पर मेरी ये गलती थी और मुझे इतने मार्क्स मिलेंगे। शैलेंद्र सिंह जी के पास, ठीक है सर, एक ब्रेक लेने का वक्त हो जाएगा प्लीज। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक भी है हमारे साथ। शैलेंद्र सिंह जी, पहला चरण खत्म हो चुका है, 121 सीटें, मतलब अगर देखें तो इसी पहले फेज से ही बहुत कुछ तय हो जाएगा कि अगला सिरमौर कौन होगा बिहार का। किस तरह से आपने देखा, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी इस पर आज के पहले फेज पर? देखिए, बिहार में बदलाव हो, कहीं भी बदलाव हो बेहतरी के लिए वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही सिवान में दरोगा को धमकाया जाता है तो लोगों को याद आने लगता है कि मैं वोट बदलने के लिए तेजाब में डुबाने वाले को दूं या सुशासन बाबू को दूं या मैं भ्रष्टाचारी जो नौकरी के बदले में घोटाला करते हैं, जमीन लेते हैं, उनको दूं या फिर जैसे भी काम चलाऊं। अगर सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार को 100 नंबर नहीं दिए जा सकते, लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी है बिहार के लिए। प्रशांत किशोर ने जो मुद्दे उठाए थे बहुत वैलिड मुद्दे थे, लेकिन प्रशांत किशोर के फेलियर होने की वजह बनेंगे दिल्ली के केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली की जनता को ठगा और जिस तरीके से अहम मुद्दे उठाए और दिल्ली की जनता ने उनका समर्थन किया, बाद में ठगा हुआ महसूस किया। आज वही हालत प्रशांत किशोर को वो बैकफायर कर रहा है कि बिहार की जनता उनकी सारी अच्छी बातों का समर्थन करती है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं केजरीवाल की छवि दिख जाती है, जिस वजह से लोग दूर भाग जाना चाहते हैं और इस प्रकार नीतीश कुमार फिर एक मजबूरी बन के निकलते हैं। मैं अभी चांद साहब जो बोल रहे थे, इनकी बात से मैं सहमत हूं, अगर ये सही अगर बोल रहे हो
कि इनकी सरकार बन रही है, तो अब कल ये नहीं बोले कि ईवीएम हैक हो गया, या ये कल नहीं बोले कि एसआईआर का जो कार्यक्रम था चुनाव आयोग का वो किसी के पक्ष में था या उसकी मिली भगत थी। क्योंकि जब ये बिल्कुल बेफिक्र है कि हाँ जी बहुत शानदार चुनाव हुआ और बहुत सारी चीजें हमारे पक्ष में जा रही हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि अगले दिन विधवा विलाप नहीं होना चाहिए। आपको सही बताऊं कि अंतर कलह से लड़ रही है आरजेडी, क्योंकि कांग्रेस का क्योंकि राहुल लाइन में मैं आपसे समझ लूं शैलेंद्र बने जी, हुए आरजेडी पहले चरण के बाद शैलेंद्र जी मजबूत स्थिति में कौन, बुजुर्ग और महिला मतदाता किस ओर ज्यादा इनका झुकाव दिखाई दिया? ये परंपरागत वोटर में कहूं नीतीश कुमार जी के ये हैं तो गलत नहीं होगा। वैसे में इस बार बुजुर्ग और महिला मतदाताओं का रुझान किस तरफ आपने देखा, क्या है आपका जजमेंट? टर्नआउट हरदम नीतीश कुमार के पक्ष में है। मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां का एक अदना आदमी भी बोलने को तैयार है कि महिलाओं के एकमात्र चहेते हैं तो कोई नीतीश कुमार ही हैं। और आपने देखा कि लंबी कतारों में सबसे ज्यादा पुरुषों से ज्यादा महिलाएं थी, और शाम तक फिगर भी आ जाएगा कि सबसे ज्यादा परसेंट भी पुरुषों से ज्यादा वोट देने वालों की संख्या महिलाओं की रही। ये चीजें आपको स्पष्ट बता पाएंगी कि कहां जा रहा है चुनाव। और ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। चुनाव शान मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर, लेकिन राहुल गांधी शान परवेज जी, ठीक है शैलेंद्र जी, आपके इसी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं? शान साहब मुस्कुरा रहे हैं। शान साहब देखिए, उन्होंने दो बातें कही। एक बात तो उन्होंने कही कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंस है और कल को कुछ बदलता है तो फिर ईवीएम को लेकर रोना मत रोइएगा या चुनाव आयोग को मत लपेटे में लीजिएगा। दूसरा, उन्होंने अभी महिलाओं पर बात की थी, आपने कहा कि महिलाएं ही तय कर देंगी कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर तो राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो पहली पसंद ही नीतीश है, मजबूरी है नीतीश, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनका तो किस संदर्भ में ये कहना है वो मुझे नहीं पता, मगर मैं जहां तक ये बात कर रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने और महागठबंधन के लोगों ने एसआईआर का मुद्दा बनाकर ये जनता से अपील किया था कि इस बार चुनाव को निष्पक्ष होने की जरूरत है और निष्पक्ष चुनाव कराने की जरूरत है। और जो चुनाव आयोग का मंशा वो सरकार के समर्थन में दिखाई दे रहा है और पूरी सरकार चुनाव आयोग के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। वो तो धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कई बार सामने आकर ये कहा कि आपको आधार कार्ड को मान्य डॉक्यूमेंट्स मानना होगा, जिन लोगों का आप नाम काटेंगे उन लोगों का आपको लिस्ट जारी करना होगा। तो ये सारी चीजों के बाद आज चुनाव आयोग बैकफुट पे गया और महागठबंधन के और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से और बिहार की जनता से अपील किया चुनाव के दरमियान कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में सत्ता पक्ष के लोगों को हराने का नहीं है। ये समय है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी आपको लगातार सवाल खड़ा करने का है और चुनाव आयोग हर कोशिश करेगा कि इसमें बेईमानी हो सके। एक चीज मुझे शान साहब आप या फिर अब अंसारी साहब आप ही समझा दीजिएगा। आप लोग बार बार एसआईआर का जिक्र करके आप लोग कहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहिए, आपकी बात मान ली गई। तो वही तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है जिसने पहली बार में कहा था चुनाव आयोग को कि आप लोगों ने कहा कि एसआईआर ही इलीगल है, ये होना ही नहीं चाहिए, इस पर रोक लग जानी चाहिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि ये प्रक्रिया है, ये होकर रहेगी, रुकेगी नहीं। और साफ तौर पर एसआईआर जब हो रहा था तो चुनाव आयोग भी ये कह रहा था कि भाई हम चाहते हैं कि सही और अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, तो आप लोगों ने उसका भी विरोध कर दिया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि एसआईआर के बाद ये जो चुनाव हुआ है कम से कम इसमें घुसपैठिए तो नहीं है? नहीं, मैं आपकी बात से पहले शब्द से आपकी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं आपके एसआईआर मेरा सवाल शान साहब से था, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। कई डिबेट में मैं एसआईआर के साथ आपके साथ भी बैठा हूँ। मैं आपके साथ लावनी जी कई एसआईआर के मुद्दों पर, कई एसआईआर के डिबेट पे आपके साथ बैठा हूँ। और आपका जो पहला वाक्य है कि एसआईआर जो हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एसआईआर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामान्य प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि एसआईआर का विरोध हम कर रहे हैं। एसआईआर की न्यायिक प्रक्रिया जो उस पे, उसकी मंशा पर हम लोगों ने सवाल खड़ा करा। और हम लोगों ने सवाल खड़ा करा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आपको शायद मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आधार कार्ड के आधार पे ही बनते हैं। तो आप आधार कार्ड को डायरेक्ट इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मान सकते। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुहर लगाया और कहा चुनाव आयोग को ये बात स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात रही कि ये भाई साहब अभी कह रहे हैं बैठ के कि महिला वोटर्स को लेकर, मैं आपकी बात को समझ ही नहीं पाता हूँ कि बिहार में ये जो नैरेटिव, व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाएगा अपना, पूरा लालू परिवार चुनाव हार रहा है।
आप लोग अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, सम्राट चौधरी ने कहा बता रहे हैं हमको, हाँ ये आप बता रहे हैं या आपका तबीयत मतलब आपकी बेचैनी बता रही है? सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया है। नहीं, सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, सम्राट चौधरी अपना चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो वो बेचारे क्या बोलेंगे? दोनों एमएलसी से लड़ रहे हैं हमारे डिप्टी सीएम, अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे ये लोग। अरे आप मुद्दे पर चुनाव लड़िए। मैं तो कह रहा हूं कि जहां बेचैनी दिखने लगी वो समझ लीजिए कि वो खेमा हिल तो फिर चुका तो है। तेज और प्रताप बिहार यादव की जनता ने बेचैनी आपको भी आप सबक कह सिखा देंगे, दिया। जिन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को झुंझुना थमा देना चाहिए। भाई आपको सम्राट चौधरी के बयान से आपत्ति थी, तो तेज प्रताप यादव तो इसी परिवार के हैं, अलग पार्टी से लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनावों के बाद तेजस्वी को झुंझुना थमाएंगे। इस पर भी कुछ कह दीजिए। नहीं, आप ये कैसे कहते हैं? हमारे लिए वो एक अलग पार्टी है, हमारे कैंडिडेट के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई गठबंधन नहीं, लालू परिवार तो है ना, पार्टी अलग हुई है, परिवार से बेटे को थोड़ी। मां ने आज दोनों को आशीर्वाद दे दिया। पार्टी परिवार नहीं चलती है, पार्टी सिद्धांत पे चलता है। पार्टी सिद्धांत पर चलती है। कुंदन जी, किसका सिद्धांत? बात है, ये पार्टी सिद्धांत की बात कहते हैं और शशि थरूर कहते हैं कि यह पार्टी जो है परिवार की पार्टी है, पार्टी परिवार से चलती है। सवाल उसका नहीं है रावणी, सवाल इसका ये है कि ये जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई एसआईआर को लेकर इन लोगों ने मुखर रूप से आवाज उठाया। सवाल ये है कि एसआईआर का फायदा किसको हो रहा है? अगर चुनाव आयोग ने, अगर इनके जैसा आरोप था कि इतने वोटर्स के नाम काट दिए गए, फर्जी कर दिए गए, ये कर दिए गए, फलाना कर दिए गए, ढिमकाना कर दिए गए, तो उस हिसाब से तो वोटिंग परसेंटेज कम होना चाहिए। फिर ये जब वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सरकारी प्रक्रिया थी, जो चुनाव संवैधानिक प्रक्रिया थी, उसको इन लोगों ने बाधा पहुंचाने की कोशिश की और ये डेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसका रिपरकशन, इसका असर उल्टा हो गया और ये जनता ने इनको जवाब दे दिया। इनकी पार्टी नेता क्या, जनता ने इन लोगों को जवाब दे दिया। शान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बोल लीजिए। अंसारी साहब इसके बाद आ रही हूं आपके पास। वोटिंग का ये मतलब नहीं कि वोट कट गया। वोटिंग परसेंटेज का मतलब आप 10 वोट में भी वोटिंग कराएंगे तो उसमें परसेंटेज निकल के आएगा। वोट कटना अलग बात है, वोटिंग परसेंटेज अलग चीज है। आप ये बात समझ नहीं रहे। सब आप ही समझ रहे हैं, बाकी लोग तो कुछ समझता ही नहीं है। जनता भी आपकी बात नहीं, आप बताइए ना, अगर 100 वोट में वोटिंग होती, सारे वोट काट के 100 वोट में वोटिंग कराइए। आप मुझे ये 100 वोट में अगर वोटिंग होगी और 70% वोटिंग परसेंटेज होगा तो इसका क्या मतलब है कि वोट कम गया? पिछले चुनावों की बात करें तो सीधे 15 से 20 सीटें ऐसी थी जहां पर वोटिंग परसेंटेज तो ज्यादा था, लेकिन आप सीट नहीं निकाल पाए। वहां पर आपके विरोधी वहां पर सीट निकाल लेकर चले गए। तो बहुत कुछ प्रभाव तो पड़ता है। देखिए, जो जीता, कहते हैं ना, जिसकी जीत होती है वही विजेता माना जाता है। हालांकि मैं बहुत जल्दी अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, 14 तारीख का इंतजार करते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ अंसारी साहब भी है, प्रभाकर बालाकर साहब भी जुड़े हुए हैं। अंसारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप जल्दी से बता दीजिए। एसआईआर को लेकर कुछ बोलना चाह रहे थे। जिस तरीके से आप लोग एसआईआर को डिफेंड कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एसआईआर का सबसे बड़ा मुद्दा था घुसपैठिया। घुसपैठिया का मतलब जिसको आप लोग बिल्कुल नहीं समाज मानते, एक संविधान वर्ग की तरफ होता है। उठाते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे, लेकिन आप ये बताइए कि चुनाव आयोग अपने आंकड़े में कितने घुसपैठियों का अरे भाई, आप बाइकआउट कर दीजिए ना, ले लीजिए चुनाव। आप चुनाव मत लड़िए। आपके नेता खड़े हो जाते हैं लेकर प्रेजेंटेशन, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप चुनाव का बाइकआउट कर दीजिए ना, लड़िए चुनाव। आपको चुनाव भी लड़ना है, ईवीएम पर सवाल भी उठाना है और एफिडेविट नहीं देना है। चुनाव आयोग गणेश जी कह के थक गए कि आप आरोप लगाओ तो शपथ पत्र दो, हलफनामा दो, शिकायत दर्ज कराओ, वो नहीं कराना है। वो कहते हैं खुद संज्ञान ले ले सुप्रीम कोर्ट। अरे क्यों ले ले भाई? अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ किसी को ऊपर चोरी का, तो मैं शिकायत तो दर्ज कराऊं, तब तो पुलिस थाना वहां पे जाएगा कार्रवाई करने के लिए। हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हो आप? सुनिए तो मेरी बात को। अगर गणेश जी कह रहे हैं कि राहुल जी को हलफनामा देना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ से माफी दीजिए ना, हलफनामा क्यों नहीं दे रहे भाई? उसी तरह, अरे सुन तो लीजिए भाई, जिस प्रकार से 75 में हुआ था, इंदिरा जी के ऊपर आरोप लगे थे, मामला कोर्ट में गया, हलफनामा दायर किया गया था, कोर्ट में गया, उसमें वो गलत पाई गई, उनकी सांसदी गई। उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़िए। आप हरियाणा चुनाव में जो दावा कर रहे हो कि हरियाणा चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ था, आप सरकार को बर्खास्त करने की मांग करिए सुप्रीम कोर्ट में जाके। दायरी ना हलफनामा, वो सब नहीं करेंगे आप अगले चुनाव में हारने से पहले ये पूरा मामला सेट कर देते। पहले प्लेटफॉर्म सेट कर दो कि भाई ऐसे घेरेंगे इस बार, फिर से ईवीएम को गाली देनी है। आपको बोलने ही नहीं देना तो बुलाते क्यों है? आप बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलने देंगे तब ना। हाँ बोलिए साहब बोलिए। अगर चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल कोई व्यक्ति उठाता है
तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसका स्पष्टीकरण उसको ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने रखे। अब ये कह रहे हैं कि राहुल जी हलफनामा क्यों नहीं देते हैं। अंसारी साहब एक चीज, अंसारी साहब एक चीज जो है ना, एक चीज सुनिए टाइम तो दीजिए। अंसारी साहब आप लोग ना क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अगर आप वाकई सही डॉक्टर हैं तो सही इलाज कीजिए ना, और इसके लिए जरूरी है कि आपको आगे बढ़ना होगा, समझना होगा ना बीमारी को। वही बात तो चुनाव आयोग कह रहा था कि आपको लग रहा है गड़बड़ी है तो एक पेपर ही तो दाखिल करना था, एक पेपर ही तो था, आप उससे भागते रहे। प्रभात मालाकर जी के पास अब जाने दीजिए, और हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं जल्दी से। प्रभात मालाकर जी देखिए, ये पहला फेज बहुत दिलचस्प हो गया है, दूसरा फेज कहा जा रहा है दूसरे फेज के लिए इसमें बहुत, ठीक है आ रही हूँ अंसारी साहब एक सेकेंड। मालाकर साहब आवाज नहीं आ रही आपको? जी आ रही है ना, ठीक है। तो ये जो पहला फेज है, देखिए बहुत दिलचस्प फेज गुजर चुका है, और ये पहला फेज इसलिए भी दिलचस्प रहा क्योंकि यहाँ पर जो तमाम बड़े चेहरे थे, हाई प्रोफाइल जो चेहरे थे, हाई प्रोफाइल सीट थी, ये सारी इस फेज में आ चुकी है। और यही वो चेहरे हैं जो बार बार चुनावों की दिशा और दशा को निर्धारित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बयान दे रहे थे, परसेप्शन रख रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें पीछे छूट जाती है जब जनता बाहर निकलती है। और वो भी वो जनता जो बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बहुत पॉलिटिकली साउंड होती है बिहार की जनता। मैं अभी कुछ दिनों पहले बिहार में मौजूद थी और मैंने उनसे कुछ बातें जानने की कोशिश की, तो उन्होंने एक बात, जब मुद्दों की बात आई तो उन्होंने कहा कि मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन बदलाव जो हुआ है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो बदलाव हुआ, जैसा कि अभी कुंदन जी ने भी कहा कि 2005 के बाद और अब 2025 में ये बदलाव ही आपकी ताकत बन गया है? निश्चित तौर पर आप देखिए कि एक तरफ 1990 से लेकर 2005 तक का बिहार में विनाश का लालटेन मॉडल, और एक तरफ 2005 से 25 तक एलईडी का विकास मॉडल, एक तरफ 2005 से लेकर 25 तक का मेट्रो की सवारी मॉडल है, एक तरफ 1990 से 2005 तक का बैलगाड़ी की खटारा मॉडल है, एक तरफ लूट, अपहरण, हत्या, नरसंहार। आप सोचिए कि लालू यादव जी को 15 साल लालू यादव जी के और लालू यादव के परिवार ने, राबड़ी देवी जी ने बिहार में शासन किया। कुल नौकरी कितनी मिली मालूम है? 94,000। और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 25 तक 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 43 लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। तो सोचिए कि बिहार की जनता जानती है कि जो 17 लाख बिजली कनेक्शन से 2.25 करोड़ बिजली कनेक्शन और 125 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे हैं, और उसका सीधा सीधा लाभ 1 करोड़ 96 लाख परिवार यानी 8 करोड़ लोगों को सीधा सीधा इसको लाभ बच रहा है, पैसा बच रहा है। और उस पैसे का जो बच रहा है उसका गरीब अपने बच्चों की पढ़ाई में, बुजुर्गों की दवाई में और जरूरतमंद चीजों की खरीदारी में लगाएंगे। आज पहला बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां त्रिस्तरीय चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला। आज हमारी माताएं बहनें आज मेयर बन रही है, उपमेयर बन रही है, वार्ड पार्षद बन रही है, सरपंच बन रही है। तो ये नीतीश कुमार बात तो बड़ी महत्वपूर्ण आप लोग कर रहे हैं महिलाओं की, लेकिन बड़ी दिलचस्प तस्वीर ये थी कि 122 महिला कैंडिडेट्स थी। और कुंदन जी सबसे मजेदार बात ये थी कि ये उम्मीद की जा रही थी कि कैंडिडेट्स 1314 में मात्र 122 महिलाओं की बात तो हर कोई कर रहा है, दोनों ही गठबंधन कर रहा है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी इस पूरी उम्मीदवारी में 122 से महज। तो अब ये जो दावेदारी की जा रही है महिलाओं को लेकर, ये बिहार की महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाएं बहुत ज्यादा चुस्ती के साथ वोटिंग करती है, बहुत कुछ समझकर वोटिंग करती है। तो इस बार बिहार का बॉस कौन, यही एक प्रश्न है और आज हम इसी के कर रहे हैं बात, क्योंकि पहले चरण की जो वोटिंग थी वो हो गई है समाप्त और बम्पर वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे ही। विशेष तौर पर महिलाएं और यूथ वो लाइनों पर दिखाई दिए। ये अपने आप में क्या मैसेज दे रहा है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण विषय है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि दावा यही किया जा रहा है, तमाम जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसमें एक चीज स्पष्ट नजर आ रही है कि बुजुर्ग और महिलाएं एनडीए के पक्ष में और एमओआई समीकरण एक बार फिर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मजबूती से खड़ा दिखाई दिया है और हर सीट पर लगभग 5-10 हजार वोट ये देखने में लग रहा है कि जनसुराज भी पाती दिखाई दे रही है। एनीवेज हमारे साथ लावनी मौजूद है, इनको आप देख पा रहे हैं, और हमारे सहयोगी के साथ साथ में हमारे आउटपुट हेड कुंदन जी भी मौजूद है, उनसे कर रहे हैं बात और पूरे पैनलिस्ट मौजूद थे, उनसे भी आपने पूरी बातचीत सुनी, पूरी चर्चा परिचर्चा को आपने सुना। लेकिन कुंदन जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर जी की पार्टी कहां खड़ी नजर आ रही है आपको, सर जरा बताइए। ये कहा जा रहा था रोमांचक मुकाबले में कुछ तड़का लगाने जा रही है ये पार्टी, ये बायलैटरल रहेगा या त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है?
देखिए जमीनी स्तर पर अगर आप बात करें त्रिकोणीय संघर्ष तो अब रहा नहीं, क्योंकि जब प्रशांत किशोर जी ये पूछा गया कि भाई आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन है, वो बता नहीं पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है जनता उसी को वोट देती है जिसका चेहरा बहुत क्लियर हो। मैंने पहले भी कहा कि बिहार की जनता बहुत सजग है 2014 के बाद से, कि जनता ने वहां किसी भी पार्टी को मैंडेट दिया ही नहीं है। आप 2014 के बाद से देखिए जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी हर जगह शासन किया बीजेपी ने, लेकिन बिहार में अभी तक पूर्ण बहुमत उसको नहीं मिला। तो आपको ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर ने इतना जरूर है कि तड़का जरूर लगाया है, सरगर्मी तेज कर दी है, उन्हीं मुद्दों को घुमा फिरा कर वो जनता के बीच गए थे। 3 साल उन्होंने खूब मेहनत की है, गली गली गए हैं, जिले गए हैं, लेकिन जब उनसे यही सवाल पूछा जाता है कि भैया आपके पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो कहते हैं वो तो विधायक दल के नेता चुनेंगे। एक चीज बताइए, जब राजनीति की बात होती है ना, चुनाव आता है तो एक शब्द बड़ा तेजी से चलता है, वोट कटुआ पार्टी। तो क्या जन स्वराज उस कैटेगरी में आएगी? देखिए मैं जन स्वराज पार्टी को वोट कटुआ पार्टी नहीं कहूंगा, वो इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और वो चुनाव को समझते हैं, हमसे आपसे ज्यादा समझते हैं और बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो उन्होंने कई पार्टियों को चुनाव जितवाया है और स्वयं भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो चुनाव की रणनीति उनको समझ बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल वही है कि क्या चुनाव की रणनीति बनाना और चुनाव लड़ना दोनों में बहुत अंतर है। दो महत्वपूर्ण बातें जो मैं समझ पाई, हो सकता है आशीष और आप इससे सहमत हो, कि चुनाव में भी चेहरे बहुत मायने रखते हैं। जन स्वराज की जब बात आती है तो सिर्फ एक चेहरा समझ में आता है, वो है प्रशांत किशोर का, लेकिन बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहे। शायद ये एक फैक्टर हो सकता है अगर देखा जाए तो। लेकिन लावनी आपको एक बात मानना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी नई है ना, इसलिए इसमें चेहरे वैसे पुराने नहीं होंगे जैसे दूसरे पार्टियों में है। यह पार्टी तो पहली बार आई है ना चुनाव में, तो वो बात तो है, वो कहीं ना कहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि प्रशांत किशोर ने तड़का जरूर लगाया है चुनाव में, या पार्टियों को मजबूर तो कर दिया काम करने के लिए, खासकर महागठबंधन को, आरजेडी को। उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट किया, उन्होंने सवाल पूछे सम्राट चौधरी से भी, लेकिन जो आप देखें टारगेट जो उनका रहा वो महागठबंधन रहा, तेजस्वी यादव रहे, क्योंकि उन्होंने बिहार को बहुत करीब से देखा है। प्रशांत ने भी बिहार को बदलते देखा है और शायद यही वजह है कि वो बहुत मुखर होकर नीतीश कुमार पे हमला नहीं कर मतलब कुल जमा सर यही है कि 5-10 हजार वोट भी अगर प्रति सीट वो पा गए, 2.5-3% ओवरऑल उनको वोट सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ बिहार का ये चुनाव है, दिलचस्प मोड़ पर पहला फेज यहां पर खत्म हुआ है, अब दूसरे फेज का इंतजार है। हमारी नजर इस बीच लगातार बिहार के इस बड़े चुनाव पर बनी रहेगी, क्योंकि बिहार वो राज्य है जो न केवल अपने लिए सिरमौर चुनता है बल्कि देश की दिशा और दशा भी बहुत हद तक निर्धारित करता है। अगला साल भी चुनावी साल है और खासतौर से ममता दीदी के राज्य में इस SIR का कितना इफेक्ट पड़ेगा, बिहार का चुनाव इसकी भी नींव रखेगा। हमारी नजर बनी रहेगी। हम सभी की तरफ से सभी जो अतिथि जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुंदन जी, आपने भी समय दिया। मैं और आशीष अब आपसे अनुमति लेते हैं, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।